नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम धामी के लिए चंपावत सीट खाली कर दी है गहतोड़ी ने। ये तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। तस्वीरें देखिए। विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़ेंगे धामी। दर्जन भर ऐसे विधायक थे जिन्होंने सीट छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं की भावना और विधायक जी की भावना के अनुरूप संगठन ने निर्णय लिया है। सर, आगे का क्या रोड मैप है? बीजेपी कब तक चुनाव में जाना चाहती है? अब चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन आप लोग हम तैयार हैं, एकदम तुरंत लड़िए। चुनाव आयोग जब भी डिक्लेयर करेगा हम तुरंत एकदम तैयार। विधायक जी, पहले दिन से ही आपने ये पेशकश की थी। पहले दिन से ही आपने पेशकश की थी और आज इस्तीफा भी दे दिया है, क्या कहेंगे? एक समय था वो कि 6 महीने पहले किसी एक युवा को उत्तराखंड की बागडोर संभलवाई गई थी और मेरे ख्याल से 54 साल की उम्र मेरी है। 5-7 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिस पर एक राष्ट्र नायक और एक अवतारी पुरुष की नज़र गई थी और संगठन के उन वरिष्ठ त्यागी पुरुषों की नज़र गई थी जिन्होंने अपना जीवन इस भारत माता के लिए समर्पित किया है। तो एकाएक ऐसा हुआ कि उस जगह की खूब सेवा करते हुए 6 महीने में फिर भी वो चुनाव हार गए। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे बगल की सीट थी और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्र काल से जानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे जूनियर रहे हैं, तो उनकी जो कार्य करने की एक अपनी कुशलता है, उसके आधार पर 6 महीने में जो उनने करके दिखाया था, तो हमें लगता था कि इस प्रदेश में जो इसका गठन हुआ था और शहीदों ने जो एक सपना देखा था कि इस उत्तराखंड को हम इस तरीके से विकसित करें, चूँकि उत्तर प्रदेश के कोने में आता था तो विकास बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचता था। हेलो, 2 मिनट। तो कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था, लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था। कुछ बहुत तो अब राज्य बना है, कुछ होता था, लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने, मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था। उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूँ तो नहीं बने। मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चौथा स्तंभ में हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं। ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी। तो 47 सीट, 60 का नारा लोग मजाक समझ रहे थे। कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने। और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी जरूरी है। इसलिए मुफीद थी बगल की सीट और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जब क्षेत्र में गया हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा
शुरू के दिन ही जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे। तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आँखों पर लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। तो मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर 5 साल इस युवा को मिलते हैं, जिनसे अपेक्षा राष्ट्र नायक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का संगठन कर रहा है, तो छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहिए। विधायक ही फिर ले आएंगे। और वैसे भी मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वो चंद्र राजाओं की राजधानी रहा है मेरा चंपावत। विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरा बॉर्डर एरिया है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है मेरा। तो विकास से कई अछूता रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पूर्णागिरी का, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं वहाँ। और मेरी विधायकी में मैं कितना कर लूँगा, कितने विधायक रहे, क्या हो गया वहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना अपने आप में एक लगता है कि विकास की एक बयार बहेगी वहाँ। और जो लोगों ने सोचा था नैनीताल डेवलप हुआ और जगह डेवलप हुए, लेकिन वो एरिया इतना सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से भी, तो अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा सौभाग्य होगा। मेरी जनता ने जो मुझे 2 बार चुनाव जिताया है और उनने चाहा है, उनकी चाह भी पूरी होगी, और मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। आपकी क्या भूमिका आगे होगी, सब ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गैतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। बड़ी खबर ट्रेन यात्रियों के लिए है। दरअसल दिल्ली मुंबई की सभी ट्रेनें 6 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं। ललितपुर के देलवारा रेलवे स्टेशन पर बिजली की तकनीकी खराबी आने के चलते दिल्ली मुंबई की डाउन ट्रेन रात को रुक गई। हालांकि 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 3 लाइन में आई बिजली के फॉल्ट को ठीक कर लिया गया, लेकिन ट्रेनें काफी लेट हो गई हैं, जिससे गर्मी के दिनों में यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इस समस्या के चलते जबलपुर निजामुद्दीन, गोंडवाना एक्सप्रेस, जबलपुर नई दिल्ली, सचखंड एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर समेत कई गाड़ियां 6 से 7 घंटे देरी से चल रही हैं। मुझे रेलवे से जानकारी मिली कि रास्ते में ट्रैक खराब हो गया है। मेरा गोंडवाना में 2nd क्लास स्लीपर में टिकट था, 2nd क्लास में टिकट था B5 में, और वो ट्रेन आई नहीं अभी तक। और मेरे बच्चे का अपार्टमेंट था डॉक्टर के यहाँ। निजामुद्दीन जाना था, 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो अब लगभग कितने घंटे से परेशान हैं आप? अब वही 6 घंटे हो चुके। कोई जानकारी मिली कब तक गाड़ी आ रही है? बता रहा है 1 घंटा लेट आएगी अभी। जिससे जा रहे थे वो तो बिगड़ी हुई थी, हम लोग जगह थे से यहीं पे सो गए। अब पता नहीं कौन सी ट्रेन आने वाली है। कितने बजे थी आपकी ट्रेन? ट्रेन रात में 10 बजे बताई जा रही थी। उसके बाद कितने बजने को है? जी सर, अभी कितने बजने को है? मुझे ग्वालियर जाना है इलाज के लिए, जो कि मेरी गाड़ी 10:22 पर थी। अभी 6.5 घंटे लेट आ रही है गोंडवाना एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री परेशान हुए। 7 घंटे बाद फॉल्ट ठीक हुआ है, यानी कि ट्रेनें लेट हुई हैं, यात्री अपने गंतव्य तक लेट पहुंचे हैं। गर्मी से उनकी हालत बुरी हो गई। दिल्ली मुंबई और इलेक्ट्रिक फॉल्ट से ट्रेनें लेट हुई हैं, कई ट्रेनें इस तरह से लेट हुई हैं। ललितपुर में 3 लाइन्स में ब्रेकडाउन हुआ। झांसी से गुजरने वाली सभी ट्रेनें इसके चलते प्रभावित हुई हैं। देर रात को OHE ब्रेकडाउन हुआ था और 7 घंटे बाद उसे ठीक किया गया। ज्यादा जानकारी हमें झांसी से अश्विनी मिश्रा देंगे। अश्विनी, जिन लोगों को अपने गंतव्य तक जाना था वो यात्री तो परेशान हुए ही, लेकिन गर्मी इस कदर बढ़ी है, 6 से 7 घंटे अगर ट्रेनें लेट हुई हैं तो यात्री किस कदर परेशान हुए होंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बुधवार की शाम 8 बजे से लेकर के और अगले दिन गुरुवार की सुबह तकरीबन 4 बजे तक का जो लंबा इंतजार था ट्रेनों का, वो यात्रियों के लिए बहुत भारी पड़ गया। एक तरफ जहां ट्रेनों का लंबा इंतजार करने की मजबूरी थी, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रचंड गर्मी झांसी में पड़ रही है, उसने कहीं ना कहीं जो ट्रेन यात्री थी उनकी मुसीबतों को बढ़ा के रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि ललितपुर के पास स्टेशन पड़ता है, वहां पर ओइची जो पावर फाल्ट था वो हो गया था। इसके बाद जहाँ की जो ट्रेन थी जहाँ की तक खड़ी हो गई थी। तमाम ट्रेनें ऐसी थी जिनको आना था समय पर, तकरीबन 6 से 8 घंटे लेट हर ट्रेन आई है। ऐसे में यात्रियों के लिए ट्रेनों का इंतजार करना बहुत मुसीबत बड़ा साबित हुआ है। तमाम हमारी बातें छात्रों से हुई है, तमाम जो काम करते हैं उनसे हुई है। लोगों का ये छात्रों से कहना था कि जो रेलवे के जो अधिकारी थे वो ट्रेनों के जो लेट होने की वजह नहीं बता रहे थे, बस केवल इतना अनाउंस किया जा रहा था कि ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, ऐसे ट्रेन लगातार अनाउंस हो रहा था। तो कहीं ना कहीं छात्रों का ये भी कहना था कि उनकी जो पढ़ाई थी वो भी छूट रही है, साथ ही जो काम करते हैं उनकी मीटिंगें छूट रही, तमाम जो अन्य जरूरी काम थे यात्रियों के वो भी छूट रहे थे। तो कहीं ना कहीं बुधवार की रात 8 बजे से लेकर के तकरीबन 34 ऐसी ट्रेनें हैं जो 2 से 6 घंटे 8 घंटे तक की देरी से स्टेशन पहुंची हैं। फिलहाल 2:30 बजे के आसपास जो ओची वायर था उसको सही किया गया है। इसके बाद एक करके जो ट्रेनें थी वो गुजारी गई। तो जो अप डाउन था मुंबई कानपुर या मुंबई दिल्ली जो अप डाउन था वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित रहा है बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह 4 बजे तक। फिलहाल जो संचालन है अप लाइन पे वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है, लेकिन झांसी से आपने अश्विनी हमें बताया तमाम चीजें किस तरह से यात्री परेशान हुए। ललितपुर चलते हैं, अभय श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी वहां पर भी आपकी यात्रियों से बातचीत हुई होगी, काफी गुस्सा होगा उनका रेलवे प्रशासन के खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि ओएचई लाइन में खराबी आई, उसके बाद 1 दर्जन गाड़ियां प्रभावित हुई। कुछ गाड़ियां बीना में रोकी गई, कुछ गाड़ियां भोपाल में रोकी गई और कुछ गाड़ियां झांसी में रोकी गई। इस दौरान यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, खासकर गर्मी के मौसम में यात्री पानी के लिए परेशान होते रहे। लेकिन रेलवे के अधिकारी किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई, उनके लिए टहलाते रहे, कभी इंजन के नाम पर कि इंजन में खराबी आ गई है, कभी किसी अन्य नाम पर उनको लिए टहलाते रहे और यात्री परेशान होते रहे। इस वजह से यात्रियों में गुस्सा देखने को मिला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का है इस तमाम जानकारी के लिए। योगी सरकार 2.0 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी ने 2 दिनों में वाणिज्य कर विभाग के 2 एडिशनल कमिश्नर्स आशुतोष मिश्रा और अंजलि चौरसिया को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में सस्पेंड कर दिया। वाणिज्य कर विभाग में 2 साल में भ्रष्टाचार पर अब तक कुल 34 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। 14 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। शिकायत मिलने के बाद और 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, जिनमें से वाणिज्य कर विभाग के कई नामी ऑफिसर्स हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि झांसी के एडिशनल कमिश्नर का सस्पेंशन लेटर भी सीएम ऑफिस में पहुंच चुका है। तो मेरठ में भ्रष्टाचारी दरोगा धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। करोड़पति दरोगा ने आय की तुलना में 134 गुना अधिक संपत्ति जुटाई है। 1.5 साल की जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हस्तिनापुर वन सेंचुरी में आलीशान फार्म हाउस बनाया गया है। चोरी की बिजली से रोशन था दरोगा का घर। मेरठ के लिसाड़ी गेट, हस्तिनापुर समेत कई मलाईदार थानों में पोस्टिंग के दौरान संपत्ति जुटाई। थाना मेडिकल में इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने एफआईआर दर्ज कराई है। घूसखोरों पर लगातार एक्शन जारी है। खबर झांसी से है, जहां पर घूसखोर लेखपाल का वीडियो सामने आया। वीडियो में लेखपाल रिश्वत लेने की बात कर रहा है। लेखपाल 50% कैश लेने की मांग कर रहा है। और तो और वीडियो में रिश्वतखोर पैसा ऑफिसर्स तक पहुंचाने की बात भी कबूल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज की गई। ये वीडियो बबीना ब्लॉक में तैनात लेखपाल का बताया जा रहा है। बात करें और लेखपाल साहब से ऐसी बात है, बोले बे हमें ये बात वही दी कर है। उनने जो कही कि भाई जैसे तुमसे हाल क्या वो दे वैसे ही तुमसे कह लो, जो है तुम आदेश ले आओ, पैसा दो। नहीं तो जैसे आप जैसे मान लो हम अबे गए, हमें ये डीएम साहब आज मिल गए। अब हम तुम्हें चिड़गांव से थोड़ी बुलाएंगे, ले आओ पैसा साहब को देने। हमें तो पैसा हाथ में व्यवस्था रखने पड़े। हमें कौन दिना को आदमी मिल रहा हो, कौन दिना की को तालता मिल रहा हो, आदेश हो रहा हो, का हो रहा हो, तो हमें तो हाल क्या निपटाने है।
गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। रात 9:15 बजे पीएम देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर ट्वीट भी किया और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लाल किले से सूर्यास्त के बाद भाषण देंगे। प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से होगा। इस अवसर पर पीएम एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लाल किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया था। इसी वजह से आज यहीं सिखों के 9वें गुरु को नमन किया जाएगा। इस मौके पर 400 सिख संगीतकार कीर्तन करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से कर रहा है। कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख सिख नेता शामिल होंगे। इसमें 400 सिख जत्थेदारों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लोग भी शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिविल सर्विस डे के मौके पर प्रदेश के कई आईएएस ऑफिसर्स का सम्मान बढ़ाएंगे। अधिकारियों को विकास के किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। यूपी के अधिकारियों में आईएएस अनिल ढींगरा को पीएम अवार्ड मिलेगा। उन्होंने मेरठ में डीएम रहते कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। एमएसएमई सेक्टर में देश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया। आईएएस दीपक मीणा को भी पीएम अवार्ड मिलेगा। उन्होंने सिद्धार्थनगर डीएम रहते काला नमक की खेती को बढ़ावा देने पर बेहतरीन काम किया। तो वहीं अब मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को भी पीएम अवार्ड से नवाजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने चंदौली डीएम रहते हुए काले चावल की खेती को बढ़ावा दिया था। वहीं प्रयागराज कुंभ मेला आयोजन के लिए आईएएस अरविंद चौहान को भी सम्मानित किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विभागों का प्रेजेंटेशन आज भी जारी रहेगा। शाम 5:30 बजे राजस्व विभाग अगले 100 दिनों का रोड मैप पेश करेंगे। इससे पहले सुबह 9 बजे सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक भी करेंगे और सीएम गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो उधर आज सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई होगी। 2 जज की बेंच मामले पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट के सामने जमीयत उलेमा हिंद और उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप यह है कि अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने, संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बुधवार को कोर्ट के आदेश के 1.5 घंटे बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा और इसको लेकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर है गाजियाबाद से। स्कूल बस में छात्र की मौत के मामले को लेकर मोदीनगर थाने के सामने परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने नेशनल हाईवे 58 रोड पर जाम लगा दिया है। खंबे से सिर टकराने पर अभिनव की मौत हुई थी, जिसके बाद अब परिवार वालों का यह हंगामा देखने को मिल रहा है और स्कूल बस में छात्र की मौत के मामले को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। तो खंबे से सिर टकराने पर मौत हुई थी और ये देखिए परिवार वालों का हंगामा। परिवार वालों के साथ आसपास के लोग जो गांव वाले हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। मोदीनगर थाने के सामने परिजनों का ये हंगामा देखने को मिला है गाजियाबाद में। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर स्कूल बस में छात्र की मौत हुई थी। अमित राणा फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी फिलहाल कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र की घटना है। कल ये घटना घटित हुई थी जब 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र, उस 11 वर्षीय छात्र माफी चाहूंगा, जब जा रहा था बस से स्कूल की तरफ, तो तभी उसमें हादसा हुआ। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था प्रिंसिपल के खिलाफ, प्रबंधक के खिलाफ, साथ ही पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ।
लेकिन गिरफ्तारी जो महज सिर्फ ड्राइवर की हुई है, जिसको लेकर परिजनों में रोष है। यही कारण भी रहा कि आज परिजनों ने मोदी नगर थाने के सामने जाम लगाया हुआ है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्हें समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्दी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन परिजनों का खासा आक्रोश है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस बात की शिकायत कर चुके थे कि बस में जो है डग्गा मार बस चल रही है और उसमें बस में जो पूरे नॉर्म्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बावजूद उसके बस चलाई जा रही थी और ये हादसा हुआ और 11 साल के बाद उनकी मौत हो गई। अमित, पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी